हेलो स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति, सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलेडा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 9 के विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है गुरुत्वाकर्षण। इस अध्याय का पार्ट 1 हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। आइए आज पार्ट 2 में हम किन किन उप विषयों का अध्ययन करेंगे, यह जानने का प्रयत्न करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, अर्थात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा, हम इसके बाद अध्ययन करेंगे मास अर्थात द्रव्यमान, भार अर्थात वेट, और इन दोनों में फिर हम अंतर भी देखेंगे। और आज का अंतिम उपविषय रहेगा चंद्रमा पर वस्तु का भार अर्थात वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। चलिए जानने का प्रयत्न करते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। देखिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक बच्चा ऊपर से पत्थर को नीचे गिरा रहा है। इसी प्रकार से एक दूसरे चित्र के अंदर एक बॉल ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये पत्थर और बॉल नीचे क्यों गिर रही है? चलिए हम आपको बताते हैं। ये दोनों ही एक बल की वजह से नीचे गिर रही है, और उस बल को हम पृथ्वी का गुरुत्व बल कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है और बाहर से कोई अन्य बल नहीं लगाया जाता, तो वह पृथ्वी के आकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के सतह की ओर गिरती है, जिसे हम मुक्त पतन कहते हैं। यदि कोई वस्तु मुक्त पतन में होती है, तो पृथ्वी के लगातार आकर्षण बल की वजह से उस वस्तु का वेग लगातार बढ़ते चले जाता है। अर्थात वस्तु के वेग में प्रति सेकंड बदलाव होता चला जाता है। बदलाव को यदि हम वृद्धि कह दें तो गलत न होगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊपर से छोड़ा जाता है, तो वह वस्तु पृथ्वी की ओर लगातार मुक्त पतन करती है, अर्थात गिरती है, और गिरते हुए उसके वेग में प्रति सेकंड वृद्धि होती है। इसी प्रति सेकंड वेग में वृद्धि को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अर्थात ये जो पत्थर है ये गुरुत्वीय त्वरण में है। इसी प्रकार से जो बॉल गिर रही है ये भी गुरुत्वीय त्वरण में है। चलिए गुरुत्वीय त्वरण के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयत्न करते हैं, और हम यहाँ देखते हैं एक तीसरे चित्र को। यहाँ पर देखिए एक तीसरा चित्र दिखाया गया है, उसमें कुछ पत्थर लिए हुए हैं और एक पंख लिया हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि यदि हम इन दोनों को पृथ्वी तल की समान ऊंचाई से नीचे गिराएं, तो इनमें पहले पृथ्वी पर कौन सा पहुंचेगा? देखिए, ये दोनों ही पृथ्वी तल पर समान समय में पहुंचेंगे। अर्थात यदि हम इन दोनों को वैक्यूम अर्थात निर्वात में एक ऊंचाई से गिराते हैं, तो ये दोनों ही पृथ्वी तल पर समान समय में पहुंचेंगे। अर्थात ये गुरुत्वीय त्वरण समान करेंगे। इनका गुरुत्वीय त्वरण समान होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब कोई मुक्त पतन होता है, अर्थात यदि कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण में होती है, तो वह उसके द्रव्यमान या उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु का आकार है और जो वस्तु का भार है अर्थात द्रव्यमान है, उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण किस पे निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण गिर रही वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। देखिए, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई किसी भी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड की दर से होने वाली वृद्धि को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, अर्थात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल लेटर जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम यह देखना चाहें कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हमें याद रखना होगा कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो गिरती हुई वस्तु की आकृति या उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि हम किसी वस्तु पर लग रहे गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना चाहते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? चलिए इसको भी हम एक सूत्र के द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, जब कोई भी वस्तु मुक्त पतन में पृथ्वी तल की ओर गिर रही है, तो पृथ्वी उसके ऊपर एक बल लगाती है। उस बल को हम एफ संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
F अर्थात फोर्स, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है F बराबर m गुणा में a। यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को बोलते हैं, क्योंकि वस्तु मुक्त पतन में है तो हम उसको g से प्रदर्शित करेंगे। तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा F बराबर m गुणा g। यह वह बल है जो पृथ्वी किसी वस्तु पर लगा रही है जो मुक्त पतन में है। यदि हमें वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही निकालना है कि बताइए कि गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है यदि कोई वस्तु मुक्त पतन में गिर रही है, या वस्तु के ऊपर बल इतना लग रहा है और उसका द्रव्यमान दे रखा है, तो हम वहां पर एक सूत्र का, एक व्यंजक का इस्तेमाल करेंगे। और वो व्यंजक क्या होगा? वह व्यंजक होगा G बराबर F/m। और इस प्रकार से हम वस्तु पर लग रहे गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाल सकते हैं। चलिए, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में और अधिक जानने से पूर्व हम यहाँ पर इस प्रश्न पर विचार करते हैं। आइए अब हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कहाँ-कहाँ परिवर्तन आता है। देखिए, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है और सबसे कम पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर होता है। जबकि यदि हम पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान देखते हैं तो वहां पर 0 होता है। इसी प्रकार से यदि हम अन्य कारकों को देखना चाहें तो पृथ्वी तल से वस्तु की ऊंचाई के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर करता है। यदि हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर गति करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान उतना ही कम होता चला जाता है, जबकि पृथ्वी तल की ओर लगातार गति करने से गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से यदि हम गुरुत्वीय त्वरण के एसआई मात्रक की बात करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और यदि हम पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के ही मान की गणना करना चाहें कि कितना होता है तो वह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या आप जानते हैं कि यह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आएगा? चलिए हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, जानने का प्रयास करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के मान की गणना अर्थात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, इसको जानने के लिए हम एक सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। हम जानते हैं कि स्मॉल g बराबर F/m होता है। इसी सूत्र में यदि हम F का मान रख दें, सूत्र में F का मान रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यदि हम F की जगह इसका मान रख देंगे तो हमारे पास होगा स्मॉल g बराबर कैपिटल G गुणा me/r²। यहाँ पर इन सब के संकेतों का क्या अर्थ है? देखिए, यहाँ कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक अर्थात ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और दूसरा संकेत यहाँ पर me है। me यहाँ प्रदर्शित करता है पृथ्वी का द्रव्यमान अर्थात मास ऑफ द अर्थ। m का मतलब मास, e का मतलब अर्थ। और यहाँ पर एक संकेत दिखाया गया था r का अर्थ है पृथ्वी की त्रिज्या अर्थात पृथ्वी के केंद्र से और पृथ्वी की सतह तक की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या कहलाती है अर्थात रेडियस ऑफ द अर्थ। आइए अब इन सब के मान भी देख लेते हैं कि इन सब का कितना कितना मान होता है। सबसे पहले g का मान वो होता है 6.7 गुणा 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और me अर्थात पृथ्वी का द्रव्यमान वह कितना होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। इसी प्रकार से पृथ्वी के केंद्र से और सतह तक की जो दूरी है अर्थात त्रिज्या है उसका मान होता है 6.4 × 10⁶ मीटर। आइए अब इन सब वैल्यूज़ को हम सूत्र में रखते हैं। जो ऊपर सूत्र दिया गया है जब हम उसमें इन सब का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए, सूत्र में मान रखने पर स्मॉल g बराबर 6.7 गुणा 10 की ताकत 11 गुणा 6 गुणा 10 की ताकत 24, यहाँ हमने g और me का मान रख दिया है बटे 6.4 × 10⁻6 उसका होल पावर 2, ये हमने इसकी त्रिज्या का मान रख दिया है। जब हम इन सब को हल करते हैं तो हमारे पास स्मॉल g जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है।
ठीक है, यह जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये पृथ्वी तल पर है। यदि हम वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले जाएं, तो क्या इस सूत्र में कोई परिवर्तन आएगा? चलिए देखते हैं। यदि वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, तो स्मॉल g बराबर कैपिटल G गुणा ME बटे R प्लस H का होल स्क्वायर। जो पृथ्वी की त्रिज्या थी, उसमें h जो पृथ्वी तल से ऊंचाई है वह और जोड़ देनी है। फिर हम किसी भी ऊंचाई पर g का मान निकाल सकते हैं। g का मान h के ऊपर निर्भर करेगा कि वस्तु की स्थिति पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है। यदि पृथ्वी तल से ज़्यादा ऊंचाई होगी तो g का मान घटता चला जाएगा और पृथ्वी तल पर लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। अपने अगले उपविषय की ओर बढ़ने से पहले चलिए हम एक प्रश्न पर विचार करते हैं। आइए अब हम देखते हैं अपना अगला उपविषय। हमारा अगला उपविषय है द्रव्यमान अर्थात मास। क्या होता है मास? देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक चित्र दिखाया गया है। ये एक बॉक्स दिखाया गया है। इस बॉक्स में यहाँ पर अंदर कुछ सामान, कुछ मटेरियल भरा हुआ है। तो इस डब्बे में यहाँ पर ये कितना मटेरियल भरा हुआ है, इस मटेरियल की जो अमाउंट है उसी को हम मास कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। यदि हम किसी डब्बे के अंदर 1 किलोग्राम कोई चीज भर देते हैं तो उस वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो जाएगा। इसे हम m संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। m अर्थात मास, छोटा m के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाएगा। इसका SI मात्रक किलोग्राम होता है। इसको हम किलोग्राम में मापते हैं। इसके अलावा इसको मापने के लिए एक यंत्र का हम इस्तेमाल करते हैं। उस यंत्र को साधारण तुला कहा जाता है। द्रव्यमान के बारे में आइए कुछ और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बच्चा है जो यह सोच रहा है कि जो मेरा द्रव्यमान है वह किसी अन्य स्थान पर जाने पर बदलेगा या वही रहेगा। मेरा द्रव्यमान पृथ्वी पर कितना रहेगा और चंद्रमा पर जाने पर कितना रहेगा। पृथ्वी तल से थोड़ा ऊंचाई पर जाऊंगा तो क्या मेरा द्रव्यमान बदलेगा, जैसे कि गुरुत्वीय त्वरण बदल रहा था? इस प्रकार का प्रश्न यह बच्चा यहाँ पर सोच रहा है और इस प्रश्न का जवाब एक अन्य बच्चा जो इसके पास है वह भी सोचने का प्रयत्न कर रहा है कि क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी स्थिति बदलने पर बदलता है। क्या आप इस प्रश्न का जवाब जानते हो? चलिए इस प्रश्न का जवाब हम आपको देते हैं। देखिए, हम कहीं भी चले जाएं, हम इस विश्व के किसी भी भाग में चले जाएं, हमारा द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहेगा। कभी भी हमारे द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। हम चाहे चंद्रमा पर चले जाएं, चाहे हम पृथ्वी तल पर रहें, हमारा द्रव्यमान एक समान रहेगा। किसी भी वस्तु में स्थित पदार्थ की मात्रा कभी भी नहीं बदलती है, तो द्रव्यमान भी कभी नहीं बदलेगा। अर्थात द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहेगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम एक प्रश्न पर विचार करते हैं। आइए अब हम एक और उपविषय को लेते हैं। हमारा अगला उपविषय है भार अर्थात वेट। वेट क्या होता है? देखिए, जब भी कोई वस्तु ऊपर से और पृथ्वी की ओर लगातार गिरती है तो वह क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु पर अपनी ओर एक बल लगाता है जिसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इस बल की वजह से ही तो वस्तु उसकी तरफ गिरती है और इसी बल को, जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी को हम उस वस्तु का भार कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसका भार कहलाता है। भार को हम हमेशा W के संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो इसकी SI इकाई न्यूटन होती है। भार को मापने के लिए हम एक विशेष यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। उस यंत्र को हम कमानीदार तुला कहते हैं। अर्थात हम किसी वस्तु का भार निकालने के लिए कमानीदार तुला का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको एक बात अवश्य ध्यान रखनी होगी। वह बात क्या है? वह बात यह है कि जो बल पृथ्वी किसी वस्तु पर लगाकर अपनी ओर उसे खींचती है, उसी बल को हम उस वस्तु का भार कहते हैं। आइए भार के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक बच्चा जो आप ही की तरह है वह सोच रहा है कि क्या मेरा भार बदलेगा यदि मैं अपनी स्थिति में परिवर्तन करता हूं तो? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? चलिए हम इसका उत्तर आपको बता देते हैं। जब भी कोई वस्तु अपना
स्थान परिवर्तन करेगा, अर्थात पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाएगा, अंतरिक्ष में जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर जाएगा, तो उसके भार में परिवर्तन होगा। भार में परिवर्तन क्यों होगा? देखिए, इसको जानने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा कि जो भार होता है वो गुरुत्वीय बल के बराबर होता है, और इसको हम गुरुत्वीय बल को जब हम निकालते हैं तो वहां पर एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, F बराबर m गुणा a, अर्थात भार बराबर द्रव्यमान गुणा में गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर जो भार है वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। अब द्रव्यमान तो निश्चित होता है, द्रव्यमान तो कभी बदलता नहीं है, परंतु गुरुत्वीय त्वरण का मान तो बदलता है। पृथ्वी तल पर 9.8 होता है, जबकि ऊपर जाते हैं तो ये 7 भी हो जाता है, 5 भी हो जाता है। अगर अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 भी हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जाते हैं तो वहां पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं या हम पृथ्वी के केंद्र पर जाएं और फिर हम अपना भार वहां पर निकालें, तो हमारा द्रव्यमान चाहे कितना भी सही, परंतु वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जो है ना वो 0 है, और गुरुत्वीय त्वरण 0 है तो हमारा जो वेट है, हमारा जो भार है, वह भी क्या हो जाएगा, वह भी 0 हो जाएगा। तो देखा, हमारा भार परिवर्तित होता है ना। चलिए, क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर और पृथ्वी पर भार में कितना अंतर है? आइए हम इसी को जानने का प्रयत्न करते हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का कितना होता है। आइए जानने का प्रयत्न करते हैं। चंद्रमा पर वस्तु का भार, अर्थात वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। इसके लिए हम दो स्थितियां लेते हैं, एक पृथ्वी पर वस्तु का भार और चंद्रमा पर वस्तु का भार। सबसे पहले हम एक साइड पृथ्वी ले लेते हैं और दूसरी साइड चंद्रमा लेते हैं। आइए इसको एक चित्र द्वारा समझते हैं। यह हमने पृथ्वी ली E, इसका द्रव्यमान ME, मास ऑफ द अर्थ, और इसका जो सतह है उसके ऊपर हमने एक वस्तु ली जिसका द्रव्यमान M, और वस्तु और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी, जिसको हम पृथ्वी की त्रिज्या कहते हैं, वह है RE, अर्थात रेडियस ऑफ द अर्थ। आइए अब हम इन सब का मान भी देख लेते हैं। मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, जबकि वस्तु का द्रव्यमान हमने यहाँ पर m लिया हुआ है। आइए अब एक चंद्रमा लेते हैं और चंद्रमा के ऊपर हम वस्तु रखते हैं। इस चंद्रमा को m से प्रदर्शित किया गया है। इस पर वस्तु को भी हम उतना ही द्रव्यमान का लेंगे जितना हमने पृथ्वी पर लिया था, अर्थात m द्रव्यमान का। अब चंद्रमा का जो द्रव्यमान है mm, और चंद्रमा से वस्तु की जो त्रिज्या है अर्थात उसकी सतह की ऊंचाई है वो rm से प्रदर्शित की गई है। mm चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 7.3 इंटू 10⁻22 किलोग्राम, जबकि चंद्रमा की त्रिज्या होती है 1.74 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। याद रखिएगा, वस्तु का यहाँ पर जो उनकी सतह पर रखी गई है उसका द्रव्यमान समान रहेगा, अर्थात वह m द्रव्यमान का है। चलिए अब हम निकालने का प्रयत्न करते हैं कि पृथ्वी पर जो वस्तु का भार है वह कितना होगा। WE बराबर कैपिटल G गुणा में ME गुणा में M बटे RE का स्क्वायर। इसी प्रकार से वेट ऑन द मून हो जाएगा कैपिटल G गुणा में MM गुणा M अपॉन में RM का स्क्वायर। आइए अब हम इनकी दी हुई वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखिए, WE बराबर G गुणा में 6 इंटू 10⁻24 इंटू में M अपॉन में 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से WM बराबर हो जाएगा, वेट ऑन मून जो है वह होगा G इंटू में 7.3 इंटू 10⁻22 गुणा में M अपॉन में 1.7 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। चलिए अब हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि इनको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा। देखिए, WE बराबर G गुणा में 1.4 इंटू 10⁻11 इंटू में M, और उसी तरीके से WM बराबर आ जाएगा G गुणा में 2.4 इंटू 10⁻10 इंटू में M। यहाँ पर हमने G और M का मान नहीं रखा है क्योंकि दोनों ही निश्चित हैं। आइए अब हम इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। देखिए, WE अपॉन में WM अर्थात वेट ऑन द अर्थ अपॉन में वेट ऑन द मून किसके बराबर होगा, जो इनके मान आए वो रख देते हैं। कैपिटल G गुणा 1.4 इंटू 10⁻11 गुणा M बटे कैपिटल G गुणा 2.4 इंटू 10⁻10 इंटू में M। और जब हम इनको सोल्व करते हैं, G से G कैंसिल हो जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, और इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद WE बटे WM बराबर 6/1 आ जाएगा।
और जब हम डब्ल्यू एम को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू एम बराबर 1/6 ऑफ द डब्ल्यू ई। अर्थात चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के ऊपर वस्तु के भार का 1/6 हिस्सा होता है। आइए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, कोई भी वस्तु हम लेते हैं, उसका भार यदि पृथ्वी के तल पर 60 केजी है, 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? देखिए इसको निकालते हैं हम। तो जो डब्ल्यू एम है, वेट ऑन द मून है, वो 1/6 इंटू में 60 और कैंसिल करेंगे तो 10, तो वहाँ पर वेट ऑन द मून उस ऑब्जेक्ट का 10 केजी होगा। आइए अब हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। देखिए द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, जबकि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उस बल को हम वस्तु का भार कहते हैं। और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कहीं भी किसी भी स्थिति में वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता, जबकि भार पृथ्वी के केंद्र पर अंतरिक्ष में शून्य हो जाता है। द्रव्यमान हमेशा एक अचर राशि बना रहता है, जबकि भार एक अचर राशि नहीं है। इसका मान हमेशा ध्रुवों पर भूमध्य रेखा पर बदलता रहता है। और किसी वस्तु का यदि द्रव्यमान निकालना है तो हम भौतिक तुला के द्वारा ज्ञात करते हैं, जबकि किसी वस्तु का भार कमानीदार तुला द्वारा निकाला जाता है। इसके अलावा द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, जबकि भार को न्यूटन में मापा जाता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार एक सदिश राशि है। आइए अब हम एक प्रश्न पर विचार करते हैं। आइए अब अंत में एक बार जानने का प्रयत्न करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा गुरुत्वीय त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। आज हमने अध्ययन किया कि द्रव्यमान और भार क्या होते हैं, और हमने अध्ययन किया कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। इसके साथ ही हमने यह जानने का प्रयत्न किया कि चंद्रमा पर और पृथ्वी पर जो भार है किसी वस्तु का, वह कैसे तुलना किया जा सकता है। आशा है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। धन्यवाद।